नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 7 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे सवाल आज भी कराए जाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में उछाल लाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखें, आज भी 25 सवाल लिए गए हैं। बहुत अच्छे से समझाया जाता है डिटेल में। पूरा वीडियो देखिए और कुछ सीखिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब पंचवर्षीय योजना का ये लास्ट था। 2012 से 2017 तक के ये चलाया गया था योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग का नाम ही नीति आयोग हो गया है, सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। इसमें जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा तेज, धारणीय तथा समावेशी समृद्धि। आइए जानते हैं, थोड़ा डिटेल इसका दिखा देते हैं ताकि एग्ज़ाम में जहां से प्रश्न बनता है आप छोड़ नहीं पाएँ। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य पूर्व में जारी सभी लेट लतीफ़ को योजनाओं और परंपराओं को दरकिनार करते हुए संसाधनों के विकास और ढांचागत परियोजनाओं के ऊपर ध्यान देना है, उसका तेज करना है। योजना आयोग ने वर्ष 2012 से 2017 तक चली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये भी पूछा जाता है, आप ज़रूर नोट कर लें। 10% की आर्थिक विकास दर, ये भी सवाल बना है, इसलिए सारी बातों को आप नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? बार बार बीपीएससी में ऐसे सवाल बनता है और बच्चे जो है छोड़कर आते हैं। ऐसे सवाल बताए जाएंगे जिससे आपको प्यार हो जाएगा, आप प्रश्न देख के छोड़ नहीं पाइएगा। इसका सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल इसके बारे में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। उत्पादन एवं आय के आधार पर किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें सही जवाब है नरसिम्हा राव द्वारा। आइए डिटेल दिखाते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रथम एवं व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति थी। इस नीति में आर्थिक सुधारों की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया था: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने ही ये दिया था सुझाव, इसलिए इसमें प्रधानमंत्री पूछ रहा है, इसलिए आपका पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। अगर पूछता किसने किया तब आपका नाम मनमोहन सिंह पे जा सकता था। आइए देखें, इसलिए सारी बातों को नोट करते हुए चलेंगे। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है रैगनर नक्शे से। आइए दिखाते हैं उसका डिटेल आपको थोड़ा। प्रोफेसर रागनर नक्शे के अनुसार निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न कारणों में से सबसे प्रमुख कारक पूंजी का अभाव है, क्योंकि पूंजी के अभाव से निवेश कम होता है, जिससे उत्पादन, रोजगार एवं आय तीनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और गरीब जो है गरीब ही रह जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण जो है भूमि सुधार का हिस्सा है। इसमें नहीं है कौन सा? तो बहुफसलीय योजना भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से एक भारतीय मौद्रिक नीति संबंधित निर्णय लेता है। कौन निर्णय लेता है? भारत की मौद्रिक नीति से संबंधित निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लिया जाता है। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल। भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके। सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। मौद्रिक नीति क्या है और इसको कौन कंट्रोल करता है, सारी बातें बता दी गई। आइए देखिए अगला सवाल। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सब पे सवाल बनता ही है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। ध्यान रखिएगा। पहले जो है अर्जुन पुरस्कार में अभी वर्तमान में राशि 15 लाख रुपया कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? कहाँ पर है? मॉस्को, मांडू में, ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में? का सही जवाब है भोपाल में है सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक शाहजहां बेगम के शासनकाल में हुआ था, लेकिन धन की कमी के कारण उनके जीवन पर्यंत यह बन न सकी। 1971 में यह मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो सका। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सवाल भी लगभग सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं। तानसेन का मकबरा ग्वालियर के थे। ग्वालियर की धरती पर मैं 18 साल रह चुका हूँ। ये ग्वालियर के ही संबंधी थे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत कहाँ से निकलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि वहीं से जो है अपने बिहार की सोन नदी निकलती है। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी, ये 3 प्रमुख नदियां जो है अमरकंटक से निकलती है। मैकाले की पहाड़ी मध्य प्रदेश में अमरकंटक। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सोन नदी भी यहीं से निकलती है, इसलिए ज़्यादा अच्छा सवाल है ये। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? प्रस्तावना पे अधिकतर सवाल बनता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन में। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक बार ही हुआ है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ये जो बातें को आप जरूर नोट कीजिएगा, बार बार सवाल यहाँ से बनता ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। मौलिक अधिकारों में प्रस्तावना में कहीं नहीं की गई या भाग 18 में की गई? सही जवाब है प्रस्तावना में। प्रस्तावना पे पूरा डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। आइए देखिए अगला सवाल। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अहिंसा। संविधान की प्रस्तावना में अहिंसा का उल्लेख नहीं है। आइए जानते हैं थोड़ा प्रस्तावना के बारे में, पूरा डिटेल आपको दिखा देते हैं। प्रस्तावना में पहला लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत किया गया था? बार बार सवाल बनता है। 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही भारत का संविधान दिवस भी मनाया जाता है। सारी बातों को आप समझ लीजिए, सवाल कहीं से भी बन सकता है, इसलिए उस दिन ही ये प्रस्तावना आया था। प्रस्तावना में इन सब बातों का जिक्र है, केवल इसमें अहिंसा का जिक्र नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पूरी बात आपको बताना जरूरी था ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें सारी बातों को आपको बता दिया जाएगा। संघात्मक स्वरूप जो है कनाडा से लिया गया है। आइए दिखाते हैं इसका डिटेल। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति आदि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ये बात ज़रूर आप नोट करते हुए चलेंगे। ब्रिटेन से भारत के संविधान में ब्रिटेन से संघात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली आदि लिया गया है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन की ही सरकार यहाँ पर थी। और कनाडा से संघात्मक विशेषताएं लिया गया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। बार बार संविधान में संशोधन होता है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये सवाल बनेगा और बच्चे जो है एग्ज़ाम हॉल में छोड़ कर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये सब लिया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा प्रस्तावना पे सारी ये जो है संविधान के कहाँ से लिया गया है, कौन कौन से सब बता दिया गया। बहुत अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिए। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत, सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिया गया था? सब देशों से तो लिया ही गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा स्रोत 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले 2 बार हो गया, सर लियोनेल कर्टिस। का सही जवाब है सर लियोनेल कर्टिस, ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल। एक ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल जॉर्ज कर्टिस को भारत में डायरकी यानी कि द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1915 ईस्वी में उन्होंने इस प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसे बाद में डायरकी का नाम दिया गया, और 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में इसे लाया गया था। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। आइए देखें अगला सवाल। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था? बार बार ये सवाल बनता है, किसान पर सवाल बनता ही है। इसका सही जवाब है 1936 में लखनऊ में किया गया था। आइए थोड़ा डिटेल दिखा दें। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा 11 अप्रैल 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। इसके निर्माण में शामिल होने वाले नेताओं में एन.जी. रंगा, नंबूदिरीपाद, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अन्य थे। इसलिए ध्यान रखिएगा 1936 में किया गया था। आइए देखें अगला सवाल। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। प्रेरी, पंपास, बेल्ट और स्टेपीज। इसका सही जवाब है पंपास। दक्षिण अमेरिका में पंपास घास के मैदान हैं, अर्जेंटीना तरफ। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाना जाता है। ये उत्तरी अर्जेंटीना और उरुग्वे एवं ब्राज़ील तक विस्तृत घास के मैदान हैं। पंपास अर्जेंटीना के मध्यवर्ती क्षेत्र को आच्छादित कवर करता है। अर्जेंटीना में यहाँ यही घास खा खा के जानवर जो है मोटे होते हैं और वहाँ उनका शिकार किया जाता है।
मांस की बिक्री होती है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र और उत्तर अफ्रीका। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आइए दिखा देते हैं उसका भी डिटेल आपको। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल छुटपुट आबादी वाला एक क्षेत्र है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी ध्यान रखिएगा, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा और ये तीसरे स्थान पर आता है, जो कई छोटे रेतीले पहाड़ों, घास के मैदानों, रोड़ी बजरी की तरह वाले क्षेत्रों और लवणीय झीलों से बना है। आइए देखिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल ये भी आ गया। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? बार बार ये भी सवाल बनता है। सूरसेन, चंदन दत्त, विधान घोष, जतिन दास। सही जवाब है सूरसेन, ध्यान रखिएगा सूरसेन। आइए दिखा देते हैं थोड़ा डिटेल। चिटगांव सहस्त्रगार हमला मुख्यतः एक क्रांतिकारी घटना थी। सूरसेन के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों ने 18 अप्रैल 1930, डेट भी आप ध्यान रखिएगा, को चिटगांव सहस्त्रगार, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, पर हमला करके शस्त्रगार के सिपाहियों और सहायक सेनाओं से हथियार लूटने का प्रयास किया था। ये ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के लगभग 65 सदस्य चिटगांव शस्त्रगार हमले में शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी किसका है? सब लोग जानते होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद उससे जुड़े थे, भगत सिंह जुड़े थे। आइए देखिए अगला सवाल। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया। इसमें से क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी, बाकी सब जो हैं जुड़े थे। यंग इंडिया किसका है? सब लोगों को पता होगा, गांधी जी द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल की टिकट पर चुनाव लड़कर हो गए थे? का सही जवाब है उदारवादी दल। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, दादा भाई नौरोजी पर बनता ही है। आइए डिटेल दिखा देते हैं उसका, उनके डिटेल देख लीजिए। दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। वर्ष 1886 तथा 1906 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 2 बार वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए सारी बातों को ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? औसतन खारापन कितना है अरब सागर के पानी का? इसका सही जवाब है 35 पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल। औसत समुद्री जल की लवणता 35 प्रति हजार है। इसका अर्थ है 1 किलोग्राम जल में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण की मात्रा का होना। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड। 1000 का भाग कितना भाग होगा? तो 1000 का 35वां भाग जो होता है ये होता है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन। औसत समुद्री जल की लवणता भी इतनी ही होती है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन और रियाद। इसमें से सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, ध्यान रखिएगा सिडनी। आइए दिखा देते हैं। सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। रियाद जो है सऊदी अरब की तथा वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें सारी बातों को बता दिया गया। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट, हॉकी। क्रिकेट के सारे कप तो आप लोग जानते होंगे, क्रिकेट के शौकीन बहुत ज़्यादा ही हैं इंडिया में, और हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है, इसके बारे में भी लोग जानते ही होंगे थोड़ा बहुत।
लेकिन डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल यहाँ कम पसंद किया जाता है, केवल पश्चिम बंगाल में ही मोहन बागान टीमें हैं। डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1888 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसलिए ये जानना आपको बहुत ज़रूरी था, इसलिए बता दिया गया। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।